इंग्लैंड में गृह युद्ध के भाग 2 में संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ प्रारंभ करेंगे। गृह युद्ध में राजा की असफलता के कौन कौन से कारण थे, इस पर चर्चा करेंगे। गृह युद्ध के परिणाम जो बड़े दूरगामी थे वो क्या थे, किस प्रकार से थे, और अंत में महत्वपूर्ण विचार के रूप में निष्कर्ष के विषय में हम देखेंगे। आइए पृष्ठभूमि से शुरुआत करते हैं। जेम्स प्रथम के काल से राजा और संसद के बीच संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। जेम्स के पश्चात भी ये अनवरत रूप से चलता रहा, बल्कि और भी गहरा हो गया। चार्ल्स प्रथम के काल में ये बहुत आगे बढ़ा और अंततः इसने गृह युद्ध का रूप लिया और इसी गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप 30 जनवरी 1649 को राजा को अंततः मृत्युदंड दिया गया। विशेष अदालत और संसद की अनुशंसा उस अदालत के पीछे थी। इसके पश्चात क्रॉमवेल ने शासन संभाला और उसके पश्चात राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई। यह शासन का प्रजातांत्रिक रूप था। राजा का पद समाप्त कर दिया गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अनुपयोगी बताते हुए समाप्त कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड में क्रांति आ गई है। वस्तुतः बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, किंतु जैसा मैं पहले भी कई बार चर्चा करता रहा हूँ, इंग्लैंड का समाज रूढ़िवादी समाज है। बड़े परिवर्तनों को वह स्वीकार नहीं करता है। यही हुआ। राजतंत्र इसके बाद पुनः स्थापित होता है। लॉर्ड सभा जो समाप्त कर दी गई थी, राजा को मृत्युदंड तक दे दिया गया था, किंतु इसके बाद पुनः राजतंत्र स्थापित होता है और पुनः वही संघर्ष फिर से शुरू हो जाता है। जबकि गृह युद्ध के बाद ऐसा लगा था कि अब संसद सर्वोपरि हो चुका है। तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं राजा की असफलता के क्या कारण थे। पहला कारण था राजा की अयोग्यता। राजा में सामरिक अथवा सैन्य योग्यता की कमी थी। यद्यपि उसमें कूटनीतिक क्षमता अवश्य थी, किंतु बहुत समय के बाद, समय निकल जाने के बाद परिस्थितियों को वह समझ पाता था। स्वाभाविक रूप से ऐसा राजाओं के साथ होता है, क्योंकि वो आम परिस्थितियों से बहुत परिचित नहीं होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें उनको जीवन में सुविधापूर्वक ढंग से मिल जाती हैं। इसलिए वो हर घटना को, हर मिलने वाली वस्तु को बड़ा आसान समझते हैं। यही कमी इस राजा में भी देखने को मिलती है। बहुत बाद में उसको परिस्थितियां समझ में आईं, जब समय निकल चुका था। तो ये राजा अयोग्यता थी, उसकी अयोग्यता कही जाएगी, जिस कारण से वह असफल हुआ। राजा का चरित्र अहंकारी था, जिद्दी था, बड़ा हठी था। परिस्थितियों को इसीलिए वह जल्दी नहीं समझ पाता था, क्योंकि वह अपनी बात में अड़ा रहता था। दूसरे की बात को समझने की क्षमता उसमें नहीं थी और वो समझने में वो अक्सर अवसर निकल चुका होता था। जब तक वह परिस्थिति को समझे तब तक अवसर निकल जाए। ये ज़्यादा अहंकारी लोगों के साथ ऐसा होता है, हठी लोगों के साथ होता है, क्योंकि अपने दायरे से वो बाहर निकल के सोच ही नहीं पाते। यही राजा का चरित्र था, इस कारण असफल हुआ। राजा को धन की कमी पड़ी। युद्ध के संचालन के लिए, अस्त्र शस्त्रों के लिए उसके पास राशि की कमी थी। उसका कारण ये भी था कि वह आम जनता पर कर नहीं लगा सकता था, उसको अधिकार नहीं था। इसके लिए उसको संसद से अनुमति लेनी होती थी और संसद के साथ ही उसकी लड़ाई चल रही थी, इसलिए वहाँ से कोई अनुमति का प्रश्न ही नहीं था। पहले भी उसको अपने व्यक्तिगत व्यय के लिए भी धनराशि कम मिलती थी, उसको भी संसद स्वीकृत करती थी। इस कारण से लगातार धनाभाव का सामना राजा को करना पड़ा। इस कारण से असफल हुआ। क्रॉमवेल का सैन्य संगठन और प्रशिक्षण बड़ा महत्वपूर्ण था। क्रॉमवेल के द्वारा न्यू मॉडल आर्मी तैयार की गई थी, जो कुशल और प्रशिक्षित थी, साथ ही साथ अनुशासित भी थी, जबकि राजा की सेना में अनुशासन की कमी थी। न्यू मॉडल आर्मी के कारण ही मुख्य रूप से इंग्लैंड की सेना या संसद की सेना राजा के खिलाफ सफल हुई थी। स्कॉट सेना का संसद को सहयोग। जिस समय इंग्लैंड की सेना, संसद की सेना कमज़ोर थी, स्कॉटलैंड की सेना ने इनको मदद की। संसद की ओर से नेता पिम ने इनसे बात की और स्कॉटिश सेना से मदद प्राप्त की, और इसी कारण ये लगातार विजयी होते रहे, क्योंकि स्कॉटलैंड की सेना सशक्त थी। जबकि राजा ने आयरलैंड की सेना से सहयोग प्राप्त किया, जबकि वो सेना कमज़ोर थी। तो स्कॉटिश सेना के सहयोग के कारण
प्रारंभिक लगातार युद्धों में सफल हुए और अंत में तो न्यू मॉडल आर्मी क्रॉमवेल ने तैयार कर ली। तब उसने स्कॉटिश सेना, आयरलैंड की सेना और राजा की सेना को संयुक्त रूप से आसानी से परास्त किया। तो स्कॉट सेना के सहयोग से प्रारंभिक और अंतिम समय तक, जिस समय तक क्रॉमवेल की सेना तैयार नहीं हुई, ये सफल हुए। चार्ल्स की युद्धगत भूलें, सामरिक भूलें थीं। प्रारंभिक सफलता के बाद उसको सीधे राजधानी पर और संसद पर कब्जा करना था, लेकिन इस ओर वह नहीं सोच सका। स्कॉट सेना के साथ जिन शर्तों को उसने बाद में स्वीकार किया, यदि पहले स्वीकार कर लेता तो पहले स्कॉटिश सेना का सहयोग उसको मिल जाता। यहाँ भी वह चूक गया। संसद ने भी उसके प्रति सहानुभूति रखने वालों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन उनका समर्थन भी वह प्राप्त नहीं कर पाया। इस तरह से लगातार वह सामरिक भूल करता रहा। आयरलैंड की सेना का उसने सहयोग लिया, जबकि वह सेना कमज़ोर थी। तो इस तरह से अनेक सामरिक भूलें उसने की, युद्धगत भूलें की। इस कारण वह असफल रहा। उसके पास योग्य सलाहकारों की भी कमी थी। विलियम लॉट, बेंटमवर्थ, बकिंघम, ये उसके सलाहकार थे। इनकी हत्या हो चुकी थी या मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। रानी हेनरीटा मारिया थी, जो अयोग्य थी। आमतौर पर देखा जाता है कि जनता के बीच की परिस्थितियों का अनुमान ये नहीं लगा पाते यदि वो जनता के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। यही स्थिति हेनरीटा मारिया की थी। एकमात्र सलाहकार रह गई थी। अन्य जो सलाहकार थे वो भी चाटुकार ही थे, राजा की हाँ में हाँ मिलाने वाले थे। वास्तविक सलाह, सही सलाह देने वालों की कमी इसके पास थी। इस कारण यह पराजित हुआ। नौसेना का संसद को सहयोग। इंग्लैंड की जल सेना, जो विश्व में सबसे शक्तिशाली थी उस समय, तत्कालीन समय में, उसने राजा का समर्थन नहीं किया, बल्कि राजा को पहुंचने वाली सहायता को उसने प्रतिबंधित कर दिया। संसद का उसने साथ दिया। इस कारण से राजा पराजित हुआ। जनता का असहयोग। जनता ने राजा को सहयोग नहीं किया, बल्कि अधिकांश जनता संसद के साथ थी। इस कारण राजा असफल हुआ। हाउस ऑफ कॉमन्स का विरोध। हाउस ऑफ कॉमन्स के ज़्यादातर सदस्य जो थे वो संसद के पक्ष में थे, और हाउस ऑफ कॉमन्स के जो सदस्य होते थे वो जनता द्वारा चुने जाते थे, जनता द्वारा भेजे जाते थे, जनता के बीच के आदमी थे, इसलिए उनके साथ जनता थी। तो हाउस ऑफ कॉमन्स ने राजा का विरोध किया। अर्थ हुआ सामान्य जनता ने भी उसका विरोध किया। राजा के सेनापति अनुभवहीन थे। राजकुमार रुपर्ट वीर अवश्य था, साहसी अवश्य था, किंतु कुशल सेनापति नहीं था। युद्ध की बारीकियों का ज्ञान उसको नहीं था। अन्य जो सहयोगी सेनापति थे वो भी अयोग्य थे, अनुशासित भी नहीं थे, उनके पास अनुभव भी नहीं था। तो राजा के जो सेनापति थे वो अनुभवहीन थे, इस कारण से परास्त हुए। राजा की कमज़ोर व अनुशासनहीन सेना थी। सेना भी कमज़ोर थी, प्रशिक्षित नहीं थी। जैसे न्यू मॉडल आर्मी के लोग प्रशिक्षित थे, उनमें अनुशासन की भारी कमी थी। वो किसी को कुछ नहीं समझते थे। आक्रमण करना है सुबह, अगर प्रातः आक्रमण करना है 5 बजे, तो आक्रमण करने 7 बजे निकलते थे। लगातार देरी होती थी। अनुशासन की बड़ी कमी राजा के सेना में देखने को मिला था। इसके विपरीत संसद की सेना प्रशिक्षित और कठोर अनुशासन में थी। आदेश का अर्थ आदेश, समय का अर्थ समय, आक्रमण का अर्थ आक्रमण था उनके लिए। यही न्यू मॉडल आर्मी थी जो क्रॉमवेल ने गठित की। इस कारण से वो सफल हुए और राजा के सैनिक असफल हुए। क्रॉमवेल का कुशल नेतृत्व। क्रॉमवेल अत्यंत योग्य सेनापति था। सेना का बहुत बढ़िया उसने संगठन किया। आधुनिक सेना की शुरुआत इंग्लैंड में करने वाला यही व्यक्ति था। अपनी अनुशासित और संगठित सेना के बल पर, सेना के प्रशिक्षण और अनुशासन के बल पर वह सफल हुआ था। तो कुशल नेतृत्व उसका था। चार्ल्स की निरंकुशता तथा अलोकप्रियता। चार्ल्स निरंकुश था, अलोकप्रिय था। तानाशाहीपूर्ण शासन उसने कायम किया था। जनता के विरुद्ध वह कार्य करता था। इस कारण से जनता के मध्य वह अलोकप्रिय था, और इसी कारण जनता का सहयोग उसको प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण से पराजित होना पड़ा और संसद की सेना विजयी हुई। तो ये कारण थे प्रमुख रूप से जिनके कारण राजा को पराजय का मुँह देखना पड़ा था। अब हम देखेंगे गृह युद्ध के परिणाम क्या हुए थे।
पहला महत्वपूर्ण परिणाम था राजा को मृत्युदंड। 30 जनवरी 1649 को चार्ल्स को मृत्युदंड दिया गया। यह गृह युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम कहा जा सकता है। इंग्लैंड के इतिहास में ऐसी घटना और अंतिम बार ये घटना हुई। अन्य किसी राजा को मृत्युदंड भविष्य में नहीं दिया गया और इसके पूर्व भी नहीं दिया गया था। ये बहुत बड़ी बात थी। तो पहला परिणाम था राजा को मृत्युदंड। दूसरा, संसद की प्रभुता। राजा की तुलना में संसद की प्रभुता कायम हुई। संसद शक्ति के मूल स्रोत के रूप में यद्यपि स्थापित हुआ, किंतु आगे फिर से वही संघर्ष चला। हम आगे देखेंगे या हम इस पे वीडियो बना चुके हैं किस प्रकार से 1688 में तथाकथित गौरवपूर्ण क्रांति घटित हुई थी। तो संघर्ष चलता ही रहा। पूर्ण रूप से संसद की प्रभुसत्ता कायम नहीं हुई, किंतु वरीयता उसको अवश्य प्राप्त हो गई। यद्यपि इस समय तो कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि राजतंत्र समाप्त हुआ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स समाप्त कर दिया गया। बड़ी क्रांतिकारी घटनाएं घटी थीं गृह युद्ध के बाद। इतने बड़े परिवर्तन के संकेत इंग्लैंड में इतिहास में और कभी देखने को नहीं मिलता कि राजतंत्र ही समाप्त हो गया हो, लॉर्ड सभा समाप्त हो गई हो। और आज भी हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड में आज वर्तमान समय में भी राजतंत्र कायम है और हाउस ऑफ लॉर्ड सभा भी कायम है, जबकि उस समय समाप्त कर दिया गया था। तो ये इंग्लैंड के समाज के आधार पर बहुत आगे की घटना थी। जो साहस वो आज तक नहीं कर पाए हैं वो उस समय हो गया था। इतने वर्षों के पूर्व ये घटना घट चुकी थी। तो संसद की प्रभुता कुछ समय के लिए कायम हुई या उसको वरीयता प्राप्त हुई, ये कहना ज़्यादा उचित होगा। राष्ट्रमंडल शासन की स्थापना की गई। कॉमनवेल्थ शासन जिसको कहा जाता है, 1649 से 1653 तक यह शासन कायम रहा। तो एक नई पद्धति की शुरुआत हुई, यद्यपि आगे नहीं बढ़ी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की समाप्ति, ये भी बड़ा परिणाम था। इंग्लैंड के इतिहास में पहली बार, जैसे मैंने चर्चा की, अनुपयोगी साबित कर दिया गया और वास्तव में बहुत उपयोगी है नहीं, किंतु परंपरा के नाम पर उसे माना गया है। और बहुत कुछ हमारे देश में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की ही प्रेरणा पर राज्यसभा कायम किया गया है। योग्य व्यक्तियों को अलग अलग क्षेत्रों के उसमें बुलाया जाता है, यद्यपि इसका स्वरूप भारत में कुछ अलग है। प्यूरिटन शासन पर नियंत्रण कायम हुआ। प्यूरिटन लोगों का शासन पर नियंत्रण कायम हुआ क्योंकि अधिकांश संसद सदस्य प्रोटेस्टेंट शाखा के प्यूरिटन मत को मानने वाले थे। इस कारण से उनका बाहुल्य होने के कारण प्यूरिटनों का नियंत्रण शासन पर स्थापित हुआ। अगला था राजतंत्र शासन व्यवस्था को आघात। राजा को मृत्युदंड दिया गया, राजतंत्र समाप्त कर दिया गया। तो ऐसा लगा कि अब राजतंत्र सदा के लिए गया। बड़ा परिवर्तन हमको इस समय देखने को मिलता है। तो राजतंत्र की शासन व्यवस्था आगे कायम हुई, लेकिन इस समय बड़ा आघात उसको लगा। संवैधानिक शासन का श्री गणेश हुआ। संविधान द्वारा संचालित व्यवस्था होगी। राजा भी आगे चल के हुए तो वो भी संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। यद्यपि राजाओं की प्रवृत्ति हमेशा तानाशाही की ही होती है और आगे भी उन्होंने ही किया। इसी कारण गौरवपूर्ण क्रांति जिसको अंग्रेज कहते हैं वो घटित हुई थी। उसके आगे भी संघर्ष चलता ही रहा, किंतु धीरे धीरे संसद को शक्ति को वरीयता प्राप्त होती गई। तो संवैधानिक शासन का श्री गणेश शुरुआत हम मान सकते हैं। क्रॉमवेल की तानाशाही स्थापित हुई, सैन्य तानाशाही उसने स्थापित की। यद्यपि संसद लोकतांत्रिक शक्तियों के लिए लड़ रहा था, लेकिन कायम हुआ। जिस प्रकार से हम फ्रांस में भी देखते हैं नेपोलियन का उदय हुआ, उसी प्रकार से यहाँ भी क्रॉमवेल ने सैन्य तानाशाही कायम की। यद्यपि इसके लिए इंग्लैंड का समाज तैयार नहीं था और कुछ ही समय के बाद 11 वर्षों में ही ये व्यवस्था समाप्त हो गई और पुनः राजतंत्र वहाँ पर कायम हुआ। तो कुछ समय के लिए क्रॉमवेल की तानाशाही कायम हुई, ये भी एक परिणाम था। राजतंत्र के प्रति जनता में सहानुभूति उत्पन्न हो गई, जिस तरह से राजा को मृत्युदंड दिया गया। इस कारण, और मूल बात तो यही थी कि इंग्लैंड की जनता रूढ़िवादी थी। राजतंत्र के प्रति उनके मन में सम्मान था। यद्यपि जो गड़बड़ियाँ राजा कर रहा था उससे उनको नाराज़गी थी, लेकिन राजतंत्र से नाराज़गी नहीं थी। इस कारण से उनके अंदर सहानुभूति जागृत हुई और हम देखते हैं कि 11 वर्षों के बाद ही फिर से राजतंत्र वहाँ पर स्थापित हो गया। प्रजातंत्र की ओर कुछ विकास हुआ, यद्यपि पूर्ण प्रजातंत्र इसको नहीं कहा जा सकता। 41 सदस्यों वाली काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन किया गया। तो कुछ हद तक एक व्यक्ति के हाथ में जो सत्ता थी वो कम से कम 41 व्यक्तियों के हाथ में आई। इसको हम प्रजातंत्र की ओर विकास के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। पुनः राजतंत्र की पृष्ठभूमि तैयार हो गई।
फिर से राजतंत्र के लिए पृष्ठभूमि तैयार हुई, सहानुभूति के साथ ही शुरू हो गया था। जैसे ही राजा को मृत्युदंड की घोषणा की गई, मृत्युदंड दिया गया, राजा के प्रति सहानुभूति पूरी जनता में आ गई। इंग्लैंड की जनता रूढ़िवादी है ही। गणतंत्र के लिए और या प्रजातंत्र के लिए इंग्लैंड की परिस्थितियां अभी परिपक्व नहीं थीं। इस तरह राजतंत्र की पृष्ठभूमि पुनः तैयार हुई। सेना पर संसद का नियंत्रण कायम हुआ। गृह युद्ध के पश्चात सेना पर संसद का नियंत्रण कायम हुआ। पूर्व में सेना पर राजा का नियंत्रण होता था, अब वह बदला और सेना पर संसद का नियंत्रण कायम हुआ। आधुनिक सेना का गठन इंग्लैंड में गृह युद्ध काल में ही न्यू मॉडल आर्मी गठित किया गया। हमें अंतर देखते हैं कि गृह युद्ध के पूर्व इंग्लैंड की सेना कितनी कमज़ोर थी और गृह युद्ध के पश्चात कितनी सशक्त हो गई। ये अंतर क्रॉमवेल की आधुनिक सेना न्यू मॉडल आर्मी के कारण हुई थी। तो आधुनिक सेना का गठन इसका महत्वपूर्ण परिणाम था। स्कॉटलैंड एवं आयरलैंड पर इंग्लैंड का प्रभुत्व स्थापित हो गया। गृह युद्ध के दौरान स्कॉटलैंड और आयरलैंड को पराजय का मुंह देखना पड़ा। राजा की सेना, स्कॉटलैंड की सेना और आयरलैंड की सेना एक साथ हो गई थी अंत के समय में, किंतु उसमें इंग्लैंड की सेना या क्रॉमवेल की सेना ने, संसद की सेना ने इनको पराजित किया। इस तरह स्कॉटलैंड और आयरलैंड पर इंग्लैंड का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हुआ। छोटे कस्बों और छोटे व्यापारियों के ऊपर प्रभाव पड़ा। इस क्षेत्र में रहने वाले जो छोटे व्यापारी थे, छोटे कृषक थे, छोटे कस्बों में छोटे कृषक थे, इनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। इनका प्रभाव पूर्व की अपेक्षा बढ़ गया। यद्यपि हम अगर आगे चलकर देखते हैं तो बड़े व्यापारी लाभ में ही रहे थे, किंतु पूर्व की अपेक्षा इनका महत्व अवश्य बढ़ गया था, क्योंकि इन्होंने संसद का साथ गृह युद्ध के अंतर्गत दिया था। तो इनके महत्व में छोटे कृषक और छोटे व्यापारियों के प्रभाव में वृद्धि हुई। छोटे कृषकों और छोटे व्यापारी, यह है कस्बा लिखा हुआ है, सुधार कर पढ़ लेंगे। सामंतों एवं कुलीनों की शक्ति में ह्रास हुआ। सामंतों एवं कुलीनों की शक्ति सीमित हो गई। अभी तक राजा के साथ वो लड़ रहे थे, पराजित हुए, इसलिए उनकी शक्ति कम हुई। और उससे बड़ी बात है कि लार्ड सभा को समाप्त कर दिया गया, अनुपयोगी कहा गया। पहली बार ऐसा इंग्लैंड के इतिहास में हुआ था। तो स्वाभाविक रूप से आगे चलकर लार्ड सभा कायम भी हुई, तब भी उनके महत्व में कमी आई और वो वैसे भी राजा के साथ रहकर उनके साथ लड़कर पराजित हुए थे संसद की सेना से, तो उनकी शक्ति में कमी हुई। संसद सदस्यों का अयोग्य होना। मात्र 60 सांसदों को छोड़कर 23 सांसदों को अयोग्य घोषित किया था। हमने इस पर चर्चा की थी। मूल हाउस ऑफ कॉमन्स में 490 सदस्य थे, केवल 60 को मान्यता दी गई, बाकी सभी को संसद के अंदर घुसने ही नहीं दिया गया। प्राइड स्पर्स हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में, उसमें हमने देखा था किस तरह से प्राइड को नियुक्त किया था क्रॉमवेल ने, और जिन लोगों के द्वारा राजतंत्र के समर्थन की आशंका थी उन सभी को रोक दिया गया, संसद के अंदर आने ही नहीं दिया गया। और रंप संसद, अवशिष्ट संसद कायम हुआ 60 सदस्यों वाली, और इस तरह से बड़ी संख्या में संसद के सदस्यों को पहली बार इस तरह से अयोग्य घोषित किया गया। अगला, 2 राजनीतिक दलों का जन्म हुआ। 2 विचारधाराएं चली जो गृह युद्ध के समय थी। राजा और संसद के संघर्ष के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में 2 राजनीतिक दलों का जन्म हुआ। संसद के उन सदस्यों ने जो राजा की कैथोलिक प्रवृत्ति का विरोध कर रहे थे और संसद की सर्वोच्चता में विश्वास रखते थे, साथ में प्रोटेस्टेंट मत के समर्थक थे। इन लोगों ने मिलकर विग दल, ये उदारवादी दल कहलाता था, प्रगतिवादी दल कहलाता था, जिनका नारा था जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, विग दल का इन्होंने निर्माण किया। दूसरा दल था जो इंग्लैंड की मूल विचारधारा है, रूढ़िवादी विचारधारा, उसको मानने वाली, इस दल का नाम टोरी पड़ा। ये राजा के समर्थक थे, चर्च और सामंतों या भूस्वामियों के समर्थन में ये दल था। बड़े व्यापारी उच्च वर्ग के समर्थन में टोरी दल था। तो विग और टोरी ये 2 विचारधारा थी, 2 विचारधाराओं का ये प्रतिनिधित्व करते थे। तो 2 नए राजनीतिक दलों का जन्म हुआ।
अगला परिणाम था संसद और राजा के संघर्ष का अंतिम निर्णय न होना। ऐसा प्रतीत होता है, लगता था इस समय कि संसद विजयी हो गया और शक्ति की मूल जो समस्या थी जिसको लेकर विवाद था उसका निर्णय हो गया, किंतु ऐसा हुआ नहीं। आगे चलकर फिर इसी को लेकर संघर्ष हुआ, तो अंतिम निर्णय अभी हुआ ऐसा हम नहीं मान सकते, क्योंकि आगे भी इनका संघर्ष चलता रहा। इतना अवश्य है कि संसद की शक्ति को वरीयता प्राप्त हुई। निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं, प्रभुता की समस्या मूल कारण था, जिनके कारण ये पूरा संघर्ष खड़ा हुआ, गृह युद्ध खड़ा हुआ। उसके प्रमुख कारण के रूप में प्रभुता किसकी है? शक्तिशाली राजा, शक्ति का स्रोत राजा या शक्ति का स्रोत संसद? इस पर हम बहुत विस्तार से बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि राजा दैवी अधिकार को मानता था। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये मानता था कि शक्ति का स्रोत उसके भीतर, स्वयं के भीतर निहित है, राजा में निहित है। जबकि संसद का ये मानना था कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता लोकतंत्र की विचारधारा से संबंधित थे। तो इनका मानना था कि शक्ति का स्रोत मूलतः जनता में, और जनता द्वारा क्योंकि हमें चुना गया इसलिए संसद में है, ये इनका मानना था। और यही मूल कारण था कि आपस में इनके बीच विवाद हुआ, गृह युद्ध का रूप इसने ग्रहण किया। राजा की पराजय या संसद के विजय के प्रमुख कारण में अगर माना जाए तो क्रॉमवेल की न्यू मॉडल आर्मी महत्वपूर्ण थी। जब तक सेना सशक्त नहीं थी, कब तक स्कॉटलैंड की सहायता से सफलता मिलती? हमने देखा भी कि अंत समय में स्कॉटलैंड की सेना राजा के पक्ष में चली गई। ऐसी परिस्थिति में अगर क्रॉमवेल की सेना न होती, नई न्यू मॉडल आर्मी प्रशिक्षित सेना न होती, तो पराजय का मुंह देखना पड़ता संसद के सदस्यों को। लेकिन क्रॉमवेल की न्यू मॉडल आर्मी ने आयरलैंड, स्कॉटलैंड और राजा तीनों की सेना को, संयुक्त सेना को बड़ी आसानी के साथ या बुरी तरह से कहा जाए पराजित कर दिया, जिससे स्पष्ट हो गया कि क्रॉमवेल की न्यू मॉडल आर्मी महत्वपूर्ण कारण के रूप में थी संसद की सफलता में। राजा, राजतंत्र तथा लॉर्ड सभा का अवसान, त्रुटिवश लोकसभा लिखा हुआ है, लॉर्ड सभा का अवसान हुआ था। लॉर्ड सभा को समाप्त कर दिया गया था, राजतंत्र को समाप्त किया गया था और राजा को मृत्युदंड दिया गया था। परिणामों की दृष्टि से देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण परिणाम या सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणामों में से थे। रैमजे म्यूर के अनुसार 1641 से उठती हुई प्रतिक्रिया सम्राट के मृत्यु के क्षण से ही काबू से बाहर हो गई थी। क्रॉमवेल की महानता तथा इंग्लैंड के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ सेना 11 वर्षों तक ही इस प्रवाह को रोके रख सकी। रैमजे म्यूर इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि बड़े परिवर्तन तो कर दिए गए थे, क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए गए थे, लेकिन ये शुरू से ही दिखना शुरू हो गया था। 1641 से उठती हुई प्रतिक्रिया ने स्पष्ट कर दिया था कि ये ज़्यादा समय तक कायम नहीं रहेगी और क्रॉमवेल की योग्य सेना के साथ भी सैनिक तानाशाही जो शासन व्यवस्था थी वो अधिकतम 11 वर्षों तक चल सकी और उसके बाद पुनः पुरानी व्यवस्था स्थापित हो गई।